कि ये जो इतने टाइम स्क्रीन टाइम जा रहा है इसका इफेक्ट माइंड और गट पे क्या हो रहा है ना भी माइंडसेट या जो भी बोल रहे हैं, क्या कुछ ऐसे माइंडसेट वाले ट्रिक्स या हैक्स वो लगा सकते हैं जिससे वो 5 इयर्स डाउन द लाइन पहुंच सकते हैं? पहली बात, ये रियलिस्टिक हो भी सकता है टारगेट? पूरी तरह से हो सकता है। रेड मीट को खाने से ये हार्ट के लिए गलत है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। हमें हिंदी का ही प्रॉपरली नहीं पता है। मेरे पास पैसे का अभाव है। अगर जिस दिन अभाव का मीनिंग समझ जाएंगे उस दिन आप पैसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी आपके पास। अभाव का मतलब है आप बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं या एक स्टूडेंट हैं, हर किसी को आज के समय पे दो प्रमुख चीज़ों के बारे में जानने की हमेशा इच्छा होती है। एक होता है उनका माइंड और एक होता है उनका गट। आई नो सोशल मीडिया के चक्कर में ओवर द लास्ट 4 ईयर्स, स्पेसिफिकली कोविड के बाद काफ़ी सारे लोग इस पे चर्चा करने लग गए हैं। बट वन पर्सन जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट इंडिया में किया हुआ है वो है नन अदर देन राम वर्मा सर। जी हाँ, 33-34 ईयर्स, शायद उससे भी ज़्यादा का NLP का एक्सपीरियंस। ये तब की बात कर रहा हूँ जब भारत में किसी को इस शब्द के बारे में अर्थ भी नहीं पता होगा, ये तब से मैं बात कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ लाखों स्टूडेंट्स की ऑलरेडी ये लाइफ बदल चुके हैं, रेनाउंड ट्रेनर भी हैं। साथ में अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल माइंड या गट रिलेटेड होता है उसके बखूबी तरीके से आंसर देते हैं। तो आज मैं सही गेस्ट आप लोगों के साथ लेके आया हूँ और सीधे मुद्दे पे चलेंगे। तो सबसे पहले वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सर सीधा पहला सवाल है, हमारे जो मैक्सिमम व्यूअर्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। अब एक चीज़ देखी गई है, एक ट्रेडर एवरेज दिन का 6 से साढ़े 6 7 घंटा सिर्फ स्क्रीन पे रहते हैं और वो ऐसा कुछ प्रोडक्टिव हमेशा नहीं कर रहे, वो सिर्फ वो देख रहे हैं मार्केट में फ्लक्चुएशन क्या आ रहा है, ऊपर नीचे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, रेड कैंडल, ब्लू ग्रीन कैंडल, ये सारी चीज़ें। आईटी प्रोफेशनल आप जानते ही होंगे, उनका काम भी काफ़ी सेडेंटरी होता है। वो दिन भर मतलब 9 to 7 तो आजकल मिथ है, 9 to 5 9 to 6 तो मिथ है। वो पता नहीं कितने 16 घंटे, मेरे खुद के ब्रदर हैं जो उनका आईटी में काम चलता रहता है। तो मेरा सिंपल पहला क्वेश्चन है कि ये जो इतने टाइम स्क्रीन टाइम जा रहा है, मैं अभी सेडेंटरी की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीन टाइम जा रहा है, इसका इफेक्ट माइंड और गट पे क्या हो रहा होगा? बहुत ज़्यादा। आप ये समझिए कि अगर हम अपने एंसेस्टर्स को देखें जो हंटर गैदरर्स थे और हम अपनी लाइफ को देखें तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री का बिल्कुल अपोजिट हो गई है। अब याद रखिएगा, आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी के को ठीक रखने के लिए, आपको माइंड को ठीक रखने के लिए, आप कोई भी रिजल्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं ना अभिषेक, तो आपको 6 कोर एरियाज पर काम करना पड़ेगा। उसमें आपकी इम्यूनिटी है, उसमें आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन है, उसमें आपका माइंड है, उसमें आपके हार्मोन है, उसमें मेटाबॉलिक सिस्टम है, उसमें आपका बाउल मूवमेंट है। याद रखिएगा, जब आप इस तरह से बिजी हो जाते हैं कि आप एक ही जगह पर इस थॉट को लेते हैं और हमेशा एक अनसर्टेनिटी में जीते हैं कि भाई अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो आप उस टाइम एक खूबसूरत इमोशन को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन एक डर के साथ करते हैं कि अब नीचे ना चले जाए, और नीचे चला जाता है और अगर वो रुक जाता है तो फिर आप एक स्ट्रेस में आते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आप एक चीज़ को समझिए जिसको आप साइंटिफिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी कि हम एक इंटरनल अर्थक्वेक में चल रहे हैं, जो हमारी एक नेचुरल मनोदशा नहीं है जिसके लिए हम जीन बनी है या हमारी बॉडी बनी है। हम एक बेसिकली जब पैदा हुए तो हम प्लेफुलनेस के लिए पैदा हुए हैं, यानी कि हम प्लेफुलनेस में रहने चाहिए। लेकिन हम इन चीज़ों में इतना बिजी हो गए, इतना डीप चले जाते हैं कि हम अपनी प्लेफुलनेस को खो रहे हैं। अगर आप स्क्रीन टाइम पर हैं तो जो आंखों पर नुकसान हो रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन अगर उस टाइम आप प्लेफुलनेस में हैं कि भाई चलो जीत भी रहे हैं तो भी मैं मज़े के साथ जीतूंगा, और अगर मैं लॉस भी कर रहा हूं तो मैं इसे समता भाव से, यानी कि डिसोसिएशन में इसको एंजॉय करूंगा, तो कोई गलत बात नहीं। गलत बात यह है कि ये जो इमोशन है ये डीपली आपके इंटरनल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को बढ़ा रही है, और आपके माइंड बॉडी का जो सिस्टम है वो बहुत देर तक के लिए इन चीज़ों के लिए नहीं बना है कि आप बार बार एड्रेनलिन रश को एंजॉय एक्सपीरियंस करें या कोर्टिसोल को आप एक्सपीरियंस करें। जब आप इस सिचुएशन में जीते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान पता क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर एक भी थॉट आपको बहुत देर तक परसिस्ट कर रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, और उन 6 घंटे में मान लेते हैं कि 50% आपका थॉट नेगेटिव जा रहा है, तो ऐसे में जो आपके जो बेस्ट या बेहतर केमिकल्स हैं जो आपको चाहिए, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सीरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स है, गाबा है, या फिर मेलाटोनिन है जो आपको जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है, वो बंद हो जाते हैं, और उस टाइम आपका जो कोर्टिसोल लेवल है वो अननेसेसरीली ऊपर चला जाता है, क्योंकि आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, यानी कि आप अर्थक्वेक में हैं। ओके,
ये सबसे ओह! बड़ा नुकसान है। और इससे क्या नुकसान होगा कि आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन भी पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहेगा, आपका गट खराब रहेगा, आपकी इम्यूनिटी कन्फ्यूज़ हो सकती है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम अब कंट्रोल में नहीं है आपके, या गाइडेड नहीं है। तो ये तो बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। ओके। सर तो इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल ये था कि लास्ट ईयर मैंने अपने इसमें एक चीज़ नोटिस करी, मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाया क्या होगा, शायद आप बता पाएंगे। सो लास्ट ईयर क्योंकि मेरा ट्रेडिंग में नुकसान हुआ कुछ, तो फिर मैंने ट्रेडिंग से ज़्यादा मैंने अपने टाइम फ्रेम्स बढ़ा लिए कि मैंने बोला दिन भर नहीं बैठना है, मैं दूसरे प्रोडक्टिव वर्क करूंगा। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज आई शुड हैव एन इम्पैक्ट एंड आई शुड मेक मनी एट द सेम टाइम। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़े लॉन्गर फ्रेम्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा रुक करने की कोशिश करी। इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये हो गई सर कि मैं लास्ट ईयर मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया था, हर दिन कुछ भी हो जाए मैं 10,000 स्टेप्स चलूंगा, जो मैंने पूरा किया था। इससे पहले भी करता था लेकिन मेरा वेट इफेक्ट नहीं हुआ था। लास्ट ईयर मैंने बस ये वाली चीज़ एक हटा दी कि दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना, और उसके कारण मेरा 9 किलोज वेट, मैंने और कुछ चेंज नहीं किया। तो सर ये क्या कुछ माइंड का गेम हुआ होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी तो सेम ही रखी मैंने, तो ये चेंज क्या हुआ होगा और 9 किलोज घट गया सर मेरा? नहीं, इसमें आप एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि जब आपका एक माइंड ने हो सकता है वो पिक्चर उठा ली हो कि मैं जब ये काम पूरा करूँगा तो आई विल गेट दिस आई मीन रिजल्ट, या ये मेरा ये विजुअल है या ये इमेज मेरी बन जाएगी। कई बार जब हम इन चीज़ों को करते हैं तो कई बार जब आप फिजिकल एक्टिविटी को करते हैं तो याद रखिएगा 2 तरह से करते हैं। एक कि मैं मोटापे को घटाऊँ और एक मैं पतला हो जाऊँ। इन दोनों के मेटा प्रोग्राम्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। जीवन में मैं गरीब ना रहूं इसलिए पैसा कमा रहा हूं, या मैं जीवन में अमीर बनूं इसलिए पैसा कमा रहा हूं, मैं आप ये कह सकते हैं कि दोनों में आएगा तो पैसा ही, लेकिन दोनों के पूरी तरह से आपके जो माइंड के प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंट हैं। ओके। यानी ओके। कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं या मैं बीमार नहीं रहना चाहता, ये दोनों टारगेट बिल्कुल अलग हैं। अगर मैं एक नेगेटिव टारगेट पर काम कर रहा हूं कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता या मैं बीमार नहीं रहना चाहता या मैं दुखी नहीं रहना चाहता, तो इससे पहले कि आप कोई भी लॉजिकल डिसीजन लें, माइंड इनकी पिक्चर बना चुका है। मैं ओके। सिगरेट आज से नहीं पीऊँगा, यह याद रखिएगा, यह एक नेगेटिव प्रोग्राम है हमारे माइंड के लिए। वैसा ही है कि आज से मैं काले हाथी को नहीं देखूँगा, और वही और दिखेगा। वही दिखेगा। बिल्कुल। तो याद रखिएगा, जब आपने इस प्रोग्राम को लिया होगा तो माइंड ने कहीं एक इमेज, आप कह सकते हैं कि अनकॉन्शियसली बना ली है कि दैट आई विल बी गेनिंग माई स्लिमनेस एंड दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। या यही हम एनएलपी में सिखाते हैं। आप कभी भी किसी भी काम को, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसलिए ना करें कि आप मोटापा घटा रहे हैं, इसलिए करें कि आप स्लिम हो रहे हैं। वो इमेज को लाइए जो आप बनना चाहते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम कहते हैं कि जिस चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आप उसे कभी भी अपने मेंटल स्क्रीन पर ना लाएं। उस इमेज को लाएं जो आप होना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम मूविंग फॉरवर्ड इमेज कहते हैं, और एक हमारी होती है मूविंग अवे इमेज। जब आप इवन गेम भी खेल रहे हैं तो आज मैं कुछ लूज नहीं करूंगा, से बेहतर है कि आज मैं कुछ गेन करूंगा। ओके। ये हर जगह यही काम आपके आएगा। बिकॉज आपने इमेज की चीज़ बताई जिसको विजुअलाइजेशन शायद हम कह सकते हैं, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, इनफैक्ट हाइपोथेटिकल नहीं, काफ़ी ऑडियंस के दिमाग में होगा। आज अगर उनके पास 1 लाख रुपीज़ हैं और उन्होंने अपने आप को एक 5 ईयर्स का एक टारगेट दिया है कि यार दे बिकॉज ऑफ एनी रीज़न मुझे बिजनेस करके या कैसे भी करके आई हैव टू रीच 1 करोड़ रुपीज़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब सर पहली बात है कि हम जितना भी माइंडसेट या जो भी बोल रहे हैं, एक बंदा जो गरीबी में बैठा होगा उसके पास भले ही 1 लाख रुपए कहीं से आ जाते हैं, उसके लिए सोच पाना ही बड़ा मुश्किल है कि मैं 5 साल में 1 करोड़ कमा सकता हूँ। लेकिन क्या कुछ ऐसे माइंडसेट वाले ट्रिक्स या हैक्स वो लगा सकते हैं जिससे वो 5 ईयर्स डाउन द लाइन पहुंच सकते हैं? पहली बात, ये रियलिस्टिक हो भी सकता है टारगेट? पूरी तरह से हो सकता है। यहाँ से ओके। आपके अपने बिलीफ को ही तो चैलेंज करना होगा। मैं आज आपको एक मजाक मजाक में क्वेश्चन पूछता हूँ। जी। एक आम आदमी के लिए, हम सब एक आम फैमिली से आए हैं, बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 जोड़ी कपड़े धोना आसान है या 1 करोड़ रुपए एक दिन में कमाना आसान है, तो हमारा पहला आंसर क्या आएगा एक आम आदमी का? कि भाई कुछ भी करूँ, 6 जोड़ी कपड़े तो धो ही लूँगा। यस, लेकिन यही सवाल आप अंबानी के बच्चों से पूछिएगा, उनका जवाब क्या होगा? वो कहेंगे कि 6 जोड़ी की बात करो, मेरे पास तो अपना इनर वियर नहीं धुलते हैं। ठीक है ना, उसके लिए भी मेरे पास करीब करीब 50 नौकर हैं, मेरे बाथरूम को साफ करने के लिए 50 नौकर हैं। ठीक है, हाँ 1 करोड़ के लिए मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, इस अमाउंट को आप 1000 करोड़ कर दें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 जोड़ी कपड़े कम कम आई मीन धोने आसान है या मुश्किल है। यह भी सवाल नहीं है अभिषेक कि 1 करोड़ कमाना आसान है या मुश्किल है। सवाल यह है कि आप कौन हैं।
जब आप कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी सेल्फ इमेज पर काम करें। हमारी सेल्फ इमेज को 6 साल की उम्र तक बर्बाद कर दिया जाता है इस सोसाइटी में। 6 साल की उम्र तक आपको बता दिया जाता है कि तुमसे A+A 2A नहीं लिखना आता है। आपको 2 और 2 लिखने को दिया गया था नर्सरी क्लास में, और आपने उसको 5 कर दिया गलती से। ये आपका एक बिहेवियरल प्रॉब्लम थी या एक कैपेबिलिटी की कमी थी। लेकिन वहाँ से आपको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि तुम इडियट हो। आपको एक छोटा सा काम बता दिया जाता है कि यहाँ पानी नहीं गिराना, और गिर गया तो आपसे कहा जाता है कि यू आर इररेस्पॉन्सिबल चाइल्ड। फिर आप एक रिश्ते में आते हैं, आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, अब तुम इररेस्पॉन्सिबल हो गए, तुम पहले वाले नहीं रहे। और हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पॉन्ज की तरह ये थॉट आते रहते हैं कि मैं हूँ कौन। याद रखिएगा, जब स्वामी दयानंद अपने गुरु के पास गए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? उन्होंने कहा ये सवाल बाकी है, मैं हूँ कौन? मेरा नाम राम वर्मा है, ये मेरी एक सोशल टैग है, इस नाम से ये आवाज़ आते ही मुझे उधर रेस्पॉन्ड करना होगा। मैं हिंदू हूँ, ये मेरी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है। मैं ठाकुर हूँ, ये मेरी एक कास्ट आइडेंटिटी है। मैं एक ट्रेनर हूँ, ये मेरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। मैं गरीब हूँ या मैं अमीर हूँ, ये मेरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। मैं इस पार्टी में हूँ या कांग्रेस में हूँ या बीजेपी में, ये मेरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। सवाल है, ये तो बाहर की आइडेंटिटी है। रियल आइडेंटिटी तो आपकी 3-4-5 साल की उम्र में इसी चीज़ से बन जाती है, अभिषेक, कि आपको किन चीज़ों से रिवार्ड मिला है और किन चीज़ों से पनिशमेंट मिला है। अगर आप किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं लाइफ में, तो आप आउटसाइड इन नहीं है वर्ल्ड, इनसाइड आउट है। आपकी जितनी बढ़िया, जितना भी आपके पास पैसा और दौलत और शोहरत आएगी इस जमाने में, याद रखिएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी पर्सनालिटी के, आपकी सेल्फ इमेज के। और यहाँ पर भी पर्सनालिटी वर्ड को मैं लाइक नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका मीनिंग ही मुखौटा है। मुखौटा का मतलब है कि जो आप नहीं हैं वो मुखौटा आपने बनाया हुआ है। लेकिन मैं हिंदी के शब्द का दीवाना हूँ, व्यक्तित्व, यानी कि व्यक्ति के अंदर कौन से तत्व को डेवलप किया जाए कि वो इस चीज़ को मान ले कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। ओके। अगर आप किसी भी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, अब सवाल का जवाब यहाँ पर आ जाता है। सवाल यह है कि मैं 30 किलो का हूँ और आप मुझे 1000 किलोग्राम का उठाने का वजन दे रहे हैं, और आप मुझे 4 मोटिवेशनल स्पीकर भी कह रहे हैं, कर लो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। रियलिटी तो कुछ और है, समझिए। और मैंने इस मोटिवेशन में जैसे तैसे उसको उठा भी लिया तो मेरा पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर मुझे 1000 किलोग्राम का वजन उठाना है तो मुझे कम से कम 400-500 किलो का होना पड़ेगा, यस और नो। तो याद रखिएगा, जितना भी बड़ा आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन चाहते हैं या गोल अचीवमेंट चाहते हैं, कुछ भी, दोनों वर्ड एक ही हैं। इन लोगों ने अलग कर दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग है, बेसिकली गोल सेटिंग ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करना होगा, ये मानना होगा कि मैं इस काम को कर लूँगा। मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारी ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती और तुम खड़े नहीं हो पाओगे। और अगर मैं उस बिलीफ को उसी टाइम ले लेता तो वो मेरा एक फ़िल्टर बन जाता और मैं यही दुनिया को कहता, देखो डॉक्टर ने भी तो ये बोल दिया ना। और वो सबसे बड़ा डॉक्टर था उस सिटी का। माई सेइंग टू इज़ वेरी सिंपल, वॉट एवर यू बिलीव इज़ गोइंग टू हैपन। 4 जोड़ी कपड़े और 1 करोड़ में, याद रखिएगा, मुश्किल वो है कि आप कौन हैं। वाओ! मतलब मैं अभी अगर स्क्रीन के उस तरफ होता तो इस बात पे सर लाइक तो ज़रूर करता। लेकिन इसी से मेरा फिर एक एक एक्टिविटी, मतलब एक हल्का-सा मैं आपसे समझना चाहूँगा कि लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। आपने कहा कि अपना सेल्फ कांसेप्ट बदलना पड़ेगा, सेल्फ इमेज बदलना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, और ऐसे बहुत व्यक्ति होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको बचपन से जिस हिसाब से नर्चरिंग हुई है, तो पेरेंट्स ने बहुत बार बोला होगा, "तू तो नकारा है, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा।" फिर वो स्कूल गए, उनके दोस्त भी ऐसे बन गए जिनने बोला, अरे भाई कुछ नहीं होगा, ये सब छोड़ दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। टीचर्स ने उनको अलग से डांटा कि भाई तुम्हारे तो नंबर ही नहीं बन रहे, तुम तो लाइफ में फेलियर हो। फिर वो आगे बढ़े, किसी तरह से जॉब नौकरी वोकरी कर ली, वहां पर बॉस भी सुना रहे हैं। अब वो देखिए, जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई आज के समय पे उस स्टेज पे है जिसने ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स और लेट्स से 30 ईयर्स यही सारी चीजें सुन के अपनी धारणाएं बनाई हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर वो फ्रस्ट्रेटेड है आज अपने जीवन से कि यार मैं लाइफ में क्या ही किया है, रोज धक्के खा के जॉब पे जा रहा हूँ, ना सैलरी बढ़ रही है, मेरा बॉस मेरी सैलरी काट देता है, खर्चे इतने, ईएमआई नहीं भर पा रहा हूँ। आज अगर कोई एक चीज उनको अगर करनी है सेल्फ इमेज को चेंज करने के लिए, वो क्या कर सकते हैं? याद रखिएगा, मैं एक बिलीफ तो आप ही को यहाँ पर विद ड्यू रेस्पेक्ट जी। मैं आपका ब्रेक करना चाहूँगा। हम पास्ट को बदल सकते हैं। ओह। याद रखिएगा, जो आवाज़ें आपके पास पड़ी हैं, जो आपके पास गिल्ट पड़ी है, जो आपके पास एब्यूज़ पड़ी है, जो आपके पास फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और ब्रेकअप और फेलियर पड़े हैं, आप उन रेफरेंसेस को कभी भी बदल सकते हैं। वो इमेजेस डिलीटेबल हैं, कैन यू बिलीव? यही हम न्यूरोप्लास्टिसिटी में करते हैं। जो हमारी ट्रेनिंग है
ठीक है ना, जो जिसको हम NLP 2.0 कहते हैं, जिसमें मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़ाता हूँ, हार्ट कोहेरेंस पढ़ाता हूँ, उनमें हम उस आदमी को उस जगह पर ले जाते हैं जिसको हम एस कहते हैं, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। अगर आपके चाइल्डहुड में ही ये गड़बड़ पड़ी है कि आपको ये कहा गया कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर सकता, और ये आवाज़ें आज भी आप कैरी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इन आवाज़ों को कभी भी आप बदल सकते हैं, उन इमेजेस को बदल सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं उन लोगों, आप दर्शकों के लिए वो एक चीज़ बताने से पहले जो अभी बतानी बाकी है, एक छोटी सी टेक्निक कराऊं, तो वो ये होती है कि मैं लोगों से कहता हूं कि इस समय इमेजिन करिए कि आप पूरी तरह से विजडमफुल हैं और आप अपने लंबा सा सांस लेते हुए अपनी सेल्फ इमेज को बनाओ और इमेजिन करो यू आर कनेक्टेड विद द ऑल माइटी। वो आपको मान लेते हैं, एक आज पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं कि आपको किसी एक बच्चे को ठीक करके आना है। और इमेजिन करिए कि अब आपके सामने एक गिलास वॉल है और अपने पास्ट के अदर यू को देखेगा या चाइल्ड यू को देखेगा या पास्ट यू को देखेगा। वो हो सकता है 20 साल की उम्र में आपने एक्सपीरियंस किया हो कोई नेगेटिव चीज़, या बचपन से लेकर अब तक किया हो, 30 साल तक किया हो, वो सारी इमेजेस वहाँ पर हैं। वहाँ पर एक आदमी है जो सफ़र कर रहा है, जो पीड़ित है। और अब आप इमेजिन करिए कि आप उस आदमी को क्या ऐसी बात कहेंगे, मानो आप एक बेस्ट काउंसलर हैं इस दुनिया के, और उसको बताइएगा कि जो बिलीफ आपके साथ आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग की तरह आए हैं। वह सिचुएशन बाकी लोगों के पास भी आई है, लेकिन बाकी लोगों का रेस्पॉन्स अलग आ रहा है तुमसे। याद रखिएगा, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं रही है। ये तो प्रॉब्लम्स तो हमारी पाठशाला है, इनको प्रॉब्लम कहे क्यों रहे हो? और आप पाठशाला में गुजरे हैं, तो आप इमेजिन करिए कि यहाँ से आप उसको कोई मैसेज भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, अपनी बातें भेज रहे हैं, और वो बच्चा सुन रहा है अब। और इमेजिन करिए कि उसके अंदर एक बदलाव आ रहा है, वो आपकी तरफ देखना शुरू कर रहा है, इसे एक प्रक्रिया के साथ। और इमेजिन करिए कि वो आपको चाहता है कि आप उनके पास जाएं। और फिर मैं कहता हूं कि इमेजिन करो कि ये अब ग्लास वॉल हट गई है, यहाँ से अपने कंधों को सीधा करते हुए उस बच्चे के पास जाइए और उसको हग करिए। आज उसे बताइए, उसके कान में कुछ विस्पर करिए कि वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर ए पर्पज। जो तेरे साथ हुआ है कोई पर्पज के लिए हुआ है। जिन लोगों ने गलत किया है वो शायद इग्नोरेंट थे, उनके पास उतनी ही अकल थी, उनके पास उतना ही विजडम थी, उनकी गलती नहीं है। बट जब तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया है, इस पृथ्वी ने तुम्हारा आमंत्रण किया है, इन यूनिवर्सल फोर्सेज ने तुम्हें इनवाइट किया है। तुम यहां पर ऐसे ही नहीं हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, ये स्वामी तुलसीदास लिखकर चले गए हैं। अब इमेजिन करिए कि वो बच्चा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब उसकी ड्रेस बदलते हुए देखिए, उसके चेहरे के भावों को बदलिए, और अब उसको इमेजिन करिए कि वह उस जगह से निकलने के लिए तैयार है। इमेजिन करिए कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको तुम जानते हो, उनको माफ़ कराइए, उस धागे को तोड़िए जो पीछे खींच रहा है, और उसका हाथ पकड़कर एक टाइम लाइन पर आइए। इसे हम टाइम लाइन थेरापी कहते हैं। और इमेजिन करिए कि इस टाइम लाइन से आते हुए धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता जा रहा है, और अब वो प्रेजेंट में आ गया है, और प्रेजेंट में आकर उसको हग करिए टाइटली, और कम से कम 5 मिनट तक। अंदर से आपके बहुत सारे आंसू निकलेंगे, निकलने दीजिएगा। 1-2 बार और करिएगा, सारी इवेंट्स को लेकर इस आदमी को बढ़िया करिएगा। जब ये आदमी बड़ा होगा, पहली बार वो पास्ट से निकल कर आया है और प्रेजेंट में आया है। नहीं तो पास्ट, याद रखिएगा, हम प्रेजेंट में नहीं जीते। अभिषेक, प्रेजेंट को अगर आप 2 वर्ड में जोड़ लें या तोड़ लें तो ये प्रीसेंट वर्ड है। प्रेजेंट नहीं है, ये प्रीसेंट है। बेसिकली प्रेजेंट तो दिखाई दे रहा है लोगों को, झूठ मूठ का। फेसबुक के जो बाबा हैं बहुत सारे, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। मुझे एक आदमी दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं कि एक आदमी मुझे दिखा दे जो प्रेजेंट में रहता हूं। मैं कहता हूं आपका नाम कहां से आया? मेरा नाम राम वर्मा कहां से आया? जी 64 साल पहले रखा गया था ना, 65 साल पहले। बिल्कुल, ठीक है ना। मेरी 65 साल पहले, ठीक है, मैं पूछूंगा जी। जी हाँ, मैं 65th 65वां बर्थडे मनाने जा रहा हूँ। जी अभी मेरे पास 55 बाकी हैं, अभी वाह, 55 बाकी हैं, ये समझ लो ना। आप 65 को क्यों गिन रहे हो? तब तक तो सर आपके साथ 10 पार्ट कर लेंगे, और मेरे को पता है लोग पार्ट 2 भी बोलने वाले। बट ये सर आप कंटिन्यू कीजिए जी। याद रखिएगा, जब मैं बात कह रहा था कि हमें अपनी पहचान को एक बार नए तरीके से रीडिफाइन करने के लिए अपने पास्ट को, भूतकाल को, काल का जो भूत आपने सर पर रखा हुआ है, पहले उसको डिसोसिएट करना है। और ये NLP से आप एक टेक्निक सीख चुके हैं, और इसको आप 20 बार कर लें। आज रात सुबह आप देखिएगा आपकी बीबी के साथ, बच्चे के साथ, बाप के साथ, माँ के साथ रिश्ते डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप माफ करके आ चुके हैं, उस आदमी को बड़ा करके आ चुके हैं। याद रखिएगा, एक सेंटेंस आपकी लाइफ को बदल सकता है, और वो सेंटेंस ये, और वो आपके पैसे को बदल देगा। द अनहैप्पी एडल्ट
इज लिविंग विद द अनहैप्पी चाइल्ड। अगर आप आज दुखी हैं तो याद आप दुखी नहीं हैं, याद रखिएगा। अगर आपके बचपन में एक बिलीफ पिताजी दे देते, माताजी देती कि बेटा तो पैसा तो खेलने के लिए है, प्लेफुल जोन में रहे और खेल, खर्च भी कर कमा भी, खर्च भी कर कमा भी, और दोनों काम आप कर रहे होते। क्योंकि ये सेंटेंस बचपन में इस तरह दिया गया, तो कुछ नहीं कर पाएगा, भूखा मरेगा। और हमने उस वर्ड को ले लिया। इंटेंशन हमारी मदर की ठीक थी, लेकिन बिहेवियर गलत हो गया। लेकिन आज आप उन वर्ड्स को कंप्लीटली बदल सकते हैं, उन आवाज़ों को कंप्लीटली म्यूट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही हम करते हैं। आप आज पूरी तरह से पास्ट को पास्ट में छोड़कर प्रेजेंट में इस मोमेंट को प्रेजेंट ना बनाएं, बल्कि आप इसे वर्तमान बनाएं। यानी कि आज एक वर्त लें कि मैं आगे से कुछ करूंगा, उस पर्सनालिटी को बढ़िया करते हुए, उस व्यक्तित्व को बढ़िया करते हुए, और इसका मान करें। तो वर्तमान का मतलब होता है कि मैं आज से एक वर्त करता हूं और मैं इसका मान करूंगा। तो जैसे ही आप ये दोनों काम करते हैं तो आप प्रेजेंट को गिफ्ट बना देते हैं। फिर आप भविष्य की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है भव ईष्ट, यानी कि घटित करना मन चाही चीज को। भविष्य का मतलब होता है भव ईष्ट। भव मीन्स भवती, संस्कृत जानते हैं आप इतने लोग, घटित होना या घटित करना, और ईस्ट मीन्स जो आपके लिए पॉजिटिव और डिवाइन है। और जिन पलों को आप डिवाइनली जीना चाहते हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव है, वही आपका फ्यूचर है, बाकी तो पेन है। वाओ। और ये जो आपने इतनी खूबसूरती से बताया, उससे मेरे को ज़्यादा प्राउड फीलिंग हमारी भाषा पे भी होने लग गया, हिंदी में जिस हिसाब से आपने पूरा वो करके दिया है। आप अगर हिंदी की बात करें तो इस पॉडकास्ट में भी वो वन थिंग बाकी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें हिंदी का ही प्रॉपरली नहीं पता है। आप एक वर्ड को जानते हैं, मेरे पास पैसे का अभाव है, और यहां पर अभाव का मीनिंग क्या सब सोचेंगे? कमी। यह बिल्कुल गलत है, यह मीनिंग गलत है। और मैं फिर कहूंगा कि हिंदी भाषियों से कि इसका मीनिंग ही नहीं अब तक समझा। अगर जिस दिन अभाव का मीनिंग समझ जाएंगे, उस दिन आप पैसे, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी आपके पास। अभाव का मतलब है भाव की कमी नहीं है आपके पास, पैसे की कमी नहीं है। पैसे के लिए जो आपके पास इमोशन होनी चाहिए थी, जो वन थिंग आपने कहा था अभी, जो पैसे के लिए आपके पास भाव, इमोशन होने चाहिए हार्ट में, वो आपने बाहर के लोगों ने आपकी गोल सेटिंग करवा दी, यूरोपियंस बुक्स ने, कि ये गोल सेटिंग करो और यहां पर पिक्चर बना लो। अरे भाई, यहां की पिक्चर बेकार है जब तक कि यहां पर भाव नहीं आएंगे। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम इमोशन के लिए जीते हैं। आप देखेंगे ही नहीं आपकी छाती में गोली लगेगी या नहीं लगेगी। अगर आपके पेरेंट्स को कुछ कोई कह रहा है, तो आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। यस और नो? हम भावों के लोग हैं, और इसीलिए वो वर्ड बना है। जब आप कहते हैं कि मेरे पास रिश्तों की कमी है, नहीं, रिश्तों की कमी नहीं है। रिश्तों के लिए जो भाव होना चाहिए, उसकी कमी अभी आपके पास है। जब आप कहते हैं मेरे पास सक्सेस की कमी है, सक्सेस के लिए जो भाव होने चाहिए, वह आपको नहीं बताए गए किसी ट्रेनर के द्वारा। और हम क्या कर रहे हैं कि कुछ एक किताबें ले ली, 21 रूल लीडरशिप के, ठीक है ना, क्योंकि वो पीटर ने लिखी थी, क्योंकि वो लिंकन ने लिखी थी। अब वो राम वर्मा ने तो लिखी नहीं, और क्योंकि राम वर्मा की बातें तो कड़वी लगेगी। जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास धन की का अभाव है, तो धन के लिए जो भाव होने चाहिए, जो वन थिंग थी आपकी, वे भाव जिस दिन आ गए ना, उस दिन आप दौड़ पड़ेंगे, और उस दिन आपका डिसीजन भी ठीक होगा। और भाव याद रखिए लॉजिक से परे होते हैं। वाओ, वाओ। आपने इतनी सरलता से इतनी डीप बातें लास्ट इस चीज़ पे कह दी है, बट मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। आपने जब वो टेक्निक कराई, गाइस आप लोगों को फ्री में एक टेक्निक मिल गई है, वो भी सर से हमने निकलवाया, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। वीडियो को लाइक करिए अभी तक नहीं किया तो। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने एक चीज़ बोली थी कि फर्स्ट स्टेप में ब्रीदिंग आपने करवाई थी। आपने बोला था ब्रीद करना है हमें, आपने जब इवेंट करा था। मुझे ये चीज़ समझना है कि ये ब्रीदिंग का क्या हमारे गट और माइंड, इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ, ब्रीदिंग हम जिस तरह से करते हैं, क्या इसका भी हमारे गट और माइंड पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट होता है? सिर्फ गट और माइंड पर नहीं, आपकी पूरी हेल्थ पर, और आपके इवन धन पर भी। याद रखिएगा, आपको यही नहीं पता कि हम क्या कर क्या रहे हैं। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? अपान, और जब हम छोड़ते हैं तो उसको हम प्राण कहते हैं। याद रखिएगा, जितनी ये जो पहला एक्सप्रेशन है, वह याद रखिएगा, जो भी आपके जीवन में बदलाव का जो भी मोमेंट आता है, वो सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग आपको बता देती है। जब भी आपके सामने डर आएगा तो आपकी ब्रीदिंग बदल जाएगी। जब भी आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप ब्रीदिंग के साथ होंगे। जब भी आप अपनी एंग्जाइटी और या दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो आप अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। ब्रीदिंग इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एवरी स्टेट दैट यू आर हैविंग राइट नाउ। हर एक मनोदशा का जो रिप्रेजेंटेटिव है, पहला प्रतिनिधित्व जो करता है, वह आपकी ब्रीदिंग करती है। अगर आप अपनी ब्रीदिंग को ही बदल लें,
जब आप बिजनेस कर रहे हैं और आप शैलो ब्रीदिंग में, आपको एंजाइटी है, अब क्या होगा, चलो कुछ करते हैं, तो इस समय आप शैलो ब्रीदिंग में हैं। शैलो ब्रीदिंग विल नेवर गिव यू एनी विजडम, क्योंकि इस ब्रीदिंग में आपकी जो विजडम पार्ट है यहाँ का, वहाँ पर आपके पास ना तो प्रॉपरली ऑक्सीजन जा रही है और ना ही वहाँ पर ब्लड जा रहा है, क्योंकि शैलो ब्रीदिंग हमेशा एंग्जाइटी ब्रीदिंग होती है, एंग्जियस की ब्रीदिंग होती है। लेकिन अगर आप एक बार कंधों को सीधा करके अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें और सिर्फ 7-8 ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए आप जाने दें उस ब्लड को और इस ऑक्सीजन को, जो फ्रंटल लोब है। याद रखिएगा, कई बार लोग कहते हैं कि मैं कल चीज़ों को कल पर टाल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। यार वो मैं डिसीजन क्यों गलत कर रहा हूँ, मैंने ये सोचा था कि इस जगह शेयर पर मैं पैसा लगाऊंगा, यहाँ क्यों लगा रहा हूँ मैं। बिल्कुल होता है, होता बहुत है ना। बिल्कुल, याद बिल्कुल। रखिएगा, आपने कभी फ्रंटल लोब एक्टिवेशन के बारे में नहीं पढ़ा, जो हमारे ब्रेन का एग्जीक्यूशन करता है। आपने पिक्चर बना ली कि आज मुझे पैसा कमाना है, आपने पिक्चर आई मीन वर्ड्स भी डाल लिया, आई एम मेकिंग मनी, आई एम मेकिंग मनी, यही तो करते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। आप एफर्मेशन थोड़ी और बहुत पूजा जी, भी करके आए हैं, जी, पर याद रखिएगा इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट कौन करता है, आपकी फ्रंटल लोब के न्यूरॉन्स, और इनके बारे में कभी आपने जाना नहीं। याद रखिएगा, इसीलिए आपके महापुरुष जितने में हमारे महापुरुष हैं, वो कहाँ पर ध्यान लगाने के लिए कहते थे शांत बैठकर, सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि ये फ्रंटल लोब के जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, दे आर वेरी हार्ड टू वायर। और एक बार इनकी वायरिंग हो जाए आपकी सफलता के लिए, वायरिंग हो जाए एक बार एक सेहत के लिए, वायरिंग हो जाए कि आपके पास एनर्जी रहे, वायरिंग हो जाए कि आपके रिश्ते बढ़िया हों, वायरिंग हो जाए कि आप चीज़ों को, बढ़िया चीज़ों को अट्रैक्ट करें, वायरिंग हो जाए कि आप बेकार चीज़ों पर फोकस ही ना ले जाएं। और इसमें आपकी ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है। ब्रीदिंग आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सबसे तेज़ी से ले जाती है। यानी कि आपके अंदर का इनर अर्थक्वेक अगर चल रहा है, आप स्ट्रेस में हैं, तो अगर उसे आप शांत करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है ब्रीदिंग। इसलिए विज्ञान भैरव का सबसे पहला, जिसमें भगवान शंकर कहते हैं पार्वती को कि मोक्ष कैसे पाएं, तो सबसे पहली ब्रीदिंग से ही आप अपने कंप्लीट एंग्जाइटी को और अपनी स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। पहली ब्रीदिंग की टेक्निक है कि आप सिर्फ अपने अपान को, सांस ब्रीदिंग को आते हुए देखें और जाते हुए देखें। इसे प्राणायाम में ना बदलें, यानी कि डीप ना करें, सिर्फ इसे ऑब्जर्व कर लें, हाउ इट इज़ गोइंग आउट, हाउ इट इज़ गोइंग इन। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके हजारों थॉट जो हैं, उनमें से 1000 थॉट अगर चल रहे थे आपके 86 बिलियन न्यूरॉन में, तो वो 999 बंद हो गए। एक थॉट है कि मेरा सांस कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है। और आपने बिखराव को, इंटरनल बिखराव को बंद कर दिया है। इंटरनल बिखराव बंद होते ही बॉडी आपकी हील हो जाएगी, गट हील हो जाएगा, जीन्स हील हो जाएंगी, आपके हार्मोन्स हील्स हो जाएंगे, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम डिफरेंट हो जाएगा। पर सर एक चीज़ बताइए कि आजकल मार्केट में बड़ा ये चलता है कि क्योंकि आप गट के बारे में बता रहे हैं, तो गट खराब होता है तो लोग कोई एक पिल ले लेंगे। वो आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट चलती है कि आप ये पिल ले लो, आपका पेट सही हो जाएगा, आप 20 दिन ले लो। आपने देखे होंगे काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि यार देखो लाइफस्टाइल और वर्क स्ट्रेस तो हम कम नहीं कर पाएंगे, तो ये पिल है, उसमें उनको राहत भी मिलती है 3-4 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए वो थोड़ा राहत भी हो जाता है, बट फिर उनका या तो डोजेज बढ़ाना पड़ता है या तो फिर वो दवाई छोड़ देते हैं या तो उनका वो हो जाता है। मुझे 2 सवाल यहाँ पर पूछने हैं कि ये आजकल 2 सबसे बड़े गट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, एक आईबीएस आई थिंक कहते हैं और दूसरा कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट है। पहला ये इतना ज़्यादा, क्योंकि जितना मुझे याद है हमारे दादा दादी के टाइम पे इतना ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब तो ये बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स के टाइम पे भी इतनी नहीं हुई थी। अब तो इतना ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गया है कि मेरे जो पहचान के लोग हैं जो सिर्फ 24-25 साल के भी होंगे, दे आर लाइक यार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आईबीएस हो गया है, हमने तो नाम भी पहले नहीं सुना था। तो ये क्यों हो रहा है सर? यहाँ पर 2 सवाल थे कि एक तो वो एक पिल खा लेते पिल हैं, खाने वाला, हाँ, ठीक क्या है। वो सही तरीका है? अब इस एक एग्जांपल से देता हूँ कि आपके घर में एक बच्चा है, वो रो रहा है, उसको बुखार है, ठीक है ना, और आप कहते हैं यार ये बच्चा रोना नहीं चाहिए, तो या तो इसका बुखार उतार दें। एक तरीका और भी है कि इसके मुंह पे टेप लगा दें, 3-4 दिन के लिए नींद आ जाएगी। लेकिन उस बच्चे का क्या हाल होगा या उसकी रिएक्शन लाइफ में क्या होगी, ये तो हम कभी भी सोच ही नहीं सकते। तो बेसिकली बीमारी तो हमारे पास इनसाइड आउट है और हम समाधान आउटसाइड इन कर रहे हैं। पर्स आपका खोया है भोपाल में और ढूंढ रहे आप ऋषिकेश में, जीवन में नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है कि गट को कैसे ठीक करें। मुझे कोई भी आदमी, मैं एक बार डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। गट में एक चीज़ को छोड़ दीजिएगा, वो है गट के बैक्टीरिया, उनको फीड करना अलग बात है। इसके अलावा गट की कोई भी दवाई मुझे बता दीजिएगा, अगर गट को कोई दवाई चाहिए क्या।
बेसिकली गट को दवाई नहीं चाहिए। जो चूर्ण आप भी खा रहे हैं, उस चूर्ण में जो कोई चीज़ स्पेशल है, या तो वो खट्टापन है या कड़वापन है या कोई उसमें तत्व है, वह आपके सेंसर को सिर्फ एक्टिवेट करता है कि वह अपना बेस्ट अम्ल निकाल दे या हार्मोन निकाल दे। हमारे गट को समझना पड़ेगा आपको। गट मात्र एक पाइप नहीं है जो मुंह से शुरू होता है और एलिमिनेशन पार्ट तक जाता है। यहाँ पर हमारी एक भोजन की नली है जिसमें मुंह है, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर हम चीज़ों को चबाते हैं। जैसे ही मुंह में कोई चीज़ जाती है, इमीडिएटली आपका ब्रेन नोटिस करता है कि इसमें कितनी प्रोटीन है, कितना इसमें कार्ब है, कितना इसमें फैट है। उसके लिए इमीडिएटली पेट को वो वेगस नर्व से इंफॉर्मेशन देता है कि मुझे इतना एसिड चाहिए यहाँ पर। वह आपके गॉल ब्लैडर को इमीडिएटली एक मैसेज देता है कि इसमें इतना फैट होगा, मुझे छोटी आंत में आपका बाइल जूस का पंप चाहिए। वह आपके लीवर को तैयार कर देता है कि आपको ये प्रक्रियाएं जो भी हैं करनी होंगी। वह आपके इंटरनल वर्ल्ड का जो आपका जो सेकंड ब्रेन है गट का, जो आपकी आंतें हैं, उस ब्रेन को बताता है कि मुझे इतना पेरिस्टाल्टिक मोमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ें समझिएगा, ये मात्र एक पाइप नहीं है, इसके साथ खेलिएगा मत। ये तो वही वाली बात है कि आपने नींद की 50 गोली खा ली क्योंकि माइंड शांत हो जाएगा। शांत तो हो जाएगा, लेकिन अगर न्यूरॉन्स मरने शुरू हो गए तो फिर जीवन खराब हो जाएगा 2 जनरेशन का, क्योंकि आपको संभालने के लिए आपके बच्चे और उनके बच्चे चाहिए। फिर वही वाला काम आप गट के साथ कर रहे हैं। नेवर प्ले विद द गट। गट के साथ खेलिएगा मत। गट के पास जो चीज़ें हैं पहले उन्हें समझ लीजिए। गट के पास पहली चीज़ है सेंसर्स। वो हमेशा सेंस कर रहे हैं आपके थॉट को। योर गट इज मिररिंग योर माइंड। अगर माइंड में यहाँ पर स्ट्रेस आ जाए तो आपके गट के अंदर बटरफ्लाई शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव हैं तो इस समय आपके गट के जो सेंसर्स है वो नेगेटिव चीज़ों को निकाल रहे हैं। ऐसे में आप किसी बढ़िया कंपनी का च्यवनप्राश खा लें या आप शिलाजीत खा लें, सब यूजलेस हैं, बिकॉज वो ट्रिगर बन जाएंगी उन्हीं बेकार हार्मोन को निकालने के लिए। पहली चीज़ ये है, आपके गट के ऊपर 70% जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में होनी चाहिए वो अकेले आपके गट के ऊपर है। 30% रेस्ट ऑफ द बॉडी में है। यानी कि आपके आंतों के ऊपर 70 to 80% इम्यूनिटी आपके गट के ऊपर है, क्योंकि जैसे ही आपका गट किसी भी चीज़ को खाता है, आप खाते हैं, उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो आपके ब्लड में ना चले जाएं, तो वहाँ पर एक आर्मी लगा दी जाती है। वह आर्मी डायरेक्टली आपके माइंड से रिलेट करती है। कैन यू बिलीव इट? साइकोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट यानी कि इम्यूनिटी के डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट ने यह देखा है कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को दोबारा गाइड करना चाहते हैं और आपको इम्यूनिटी मार रही है, इम्यूनिटी आपको अटैक कर रही है ऑटो इम्यून डिजीज़ में, या एलर्जी कर रही है, या वो डाउन हो चुकी है, तो ओलनेस नाम के एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उन बच्चों की जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर पाई गई थी और वो जल्दी जल्दी किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पकड़ रहे थे, तो उनको एक छोटा सा मेडिटेशन कराया पिक्चर में बनाकर। उन्होंने कहा कि ये चोर हैं काली ड्रेस में, और इनके पीछे एक खाकी या वाइट ड्रेस में सिपाही हैं और ये इनको मार रहे हैं। उन्हें ये पिक्चर कई बार दिखाई गई। छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का। उन्होंने उसको एंजॉय किया। फिर उनसे कहा कि ये आपकी इम्यूनिटी है जो वाइट ड्रेस में है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपके इन्फेक्शन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो चोर की तरह हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होकर गाइडेड हो रही है और वो इन चोरों को मार रही है ढूंढ ढूंढ कर। जिन बच्चों को हर महीने का एक फ्रीक्वेंसी बनी हुई थी कि वो इन्फेक्शन को पकड़ें, वह फ्रीक्वेंसी घटकर 7 से 8 महीने हो गई, सिर्फ एक बार के विजुअलाइजेशन से। ये पावर है आपके माइंड की गट के ऊपर, यानी कि इम्यूनिटी के ऊपर। यह टेक्निक फिर कीमोथेरेपी में लगाई गई। कीमोथेरेपी के बाद इम्यूनिटी ज़ीरो हो जाती है, बाल निकल जाते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी ये नहीं देखती कि वो किस सेल को मारे, वो हमारी इम्यूनिटी की सेल को भी मार देती है। और वो इम्यूनिटी फिर 8 से 10 वीक के बाद हमारी बननी शुरू होती है। जब इन लोगों को कराया गया तो पाया गया कि वो 1 से 2 वीक के अंदर अपनी नॉर्मल इम्यूनिटी के साथ जी रहे थे, जो बेहद ज़रूरी थी एक कैंसर पेशेंट के लिए। जी याद रखिएगा, यह इम्यूनिटी डायरेक्टली आपके माइंड से प्रभावित होती है, और यहाँ से प्रभावित होती है वेगस नर्व के द्वारा। आपके पास एक वेगस नर्व है, सुना होगा, ठीक है ना? यह आपको जानना होगा। तीसरी चीज़ है कि आपके पास गट के अंदर एक माइंड है जो ये देखता है कि मेरे पास खाना कैसा आया है और इस आदमी का मूड यहाँ पर कैसा है। वो उसी तरह से अपनी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को बढ़ा देता है। अगर बहुत एग्रेसिव हुए ना तो याद रखिएगा आपको पेशिश शुरू हो जाएगी। फिर आप कहेंगे IBS है। IBS नहीं है, यहाँ से आप एग्रेशन में हैं। और अगर आप डिप्रेसिंग मोड में जा रहे हैं, यार नुकसान हो गया, अब क्या होगा, तो याद रखिएगा आपका गट भी डिप्रेस्ड हो जाएगा।
वहाँ पर आपके खाने को वो आगे नहीं लेकर जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपने स्लो कर दी है। और चौथी चीज़ इससे भी बढ़िया और ख़तरनाक और बहुत गौर देने लायक है, जो 2006 के बाद पता चला है कि इस सारी चीज़ें ये यूजलेस हैं जब तक कि हमारे गट के अंदर 100 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया बढ़िया वाले नहीं हैं, तो जिनकी प्रजाति 10,000 होनी चाहिए। आपने कहा कि हमारे दादा के पास ये बीमारी नहीं थी जी। क्योंकि आपके दादा के पास 10,000 प्रजातियां थी आपके बैक्टीरिया की, और आज आपके पास सिर्फ 1600 रह गई हैं। बाकी इसलिए कि जो आपकी जो लाइफ स्टाइल है खाने की, स्ट्रेस लेने की, पिल खाने की, दर्द हुआ एकदम से आप पेन किलर खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं जिसमें इमल्सीफायर्स है, आपको यही नहीं पता आप क्या खा रहे हैं, फूड लुकिंग फूड खा रहे हैं आप, आपके दादाजी ने रियल फूड खाया था। आपके पास इमीडिएट आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में एक चीज आपसे चुरा ली गई जो सबसे बढ़िया न्यूट्रिएंट था, वो थी आपकी मेहनत। डिजिटली मेहनत खत्म हो गई। आपने खुद कहा है कि 8-8 घंटे हम बैठे हुए हैं। अगर आपके मेहनत के नाम पर कुछ है, मैं भी अपनी लाइफ को देखता हूँ, वो तो मेरी आदत दूसरी है कि मैं कम से कम जब तक 4-5 किलोमीटर नहीं चल लेता, चाहे दिन हो या रात हो या दोपहर हो, मुझे मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर मैं देखूं तो सुबह सिर्फ 2 घंटे जो योगा, जुम्बा या मैं जिम करता हूं हल्का फुल्का, बस वही मेहनत है, बाकी कहाँ गई? यानी कि आपका जो बेस्ट न्यूट्रिएंट था मेहनत, वह तो आपसे चुरा लिया गया है। और दूसरी चीज़ एक बात और भी हुई है कि जो आपके एंसेस्टर्स का फूड था वो आपका फूड नहीं है। आपके एंसेस्टर्स का फूड में 75% फैट हुआ करता था, 15% प्रोटीन हुआ करता था, 5% कार्ब हुआ करता था जब हम हंटर गैदरर थे। आज हमारे बच्चों के पास और हमारे पास 60% कार्ब है, 20% प्रोटीन है, और 20% जो फैट है उसकी आपको गारंटी नहीं पता। तो आपका गट नहीं खराब होगा तो और कौन होगा, क्योंकि गट ही तो उसको ले रहा है। पहली पहली आई मीन फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आपके फूड की जाती है कहाँ जाती है? जी। आपके गट को ही तो जाती है। सर लेकिन एक सेकंड, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक अभी जो चीज़ बताई कि ऑलमोस्ट हमारे जो एंसेस्टर थे 75% उनका फैट हो गया, केवल 15% आपने कहा 10-15% हो गया प्रोटीन। लेकिन आज के समय पे जब हम बात करते हैं हर जगह तो यही ट्रेंड चला हुआ है कि प्रोटीन 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 पर वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन होना चाहिए, और हर कोई इसी के चक्कर में मैं अपने पहचान वालों से जब बात करता हूँ तो दे से कि हम वे प्रोटीन ले रहे हैं, कैसीन प्रोटीन ले रहे हैं, अलग अलग तरीके के मार्केट में प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो वो ले रहे हैं। जो वेजिटेरियन दोस्त थे जिनकी पूरी हिस्ट्री में वेजिटेरियन लोग थे वो लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए, क्यों भाई? हमारा प्रोटीन नीड्स कहाँ से आएगा? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है फिर? देखिए, मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो या तो ऐसी बुक से होगी जिसकी बिब्लियोग्राफी, यानी कि जिस डॉक्टर ने 300-400 पेज की आई मीन एक स्टडी करी होगी, 300-400 बुक्स की, ठीक है ना। पहली तो बात ये समझिए कि हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन मेकिंग मशीन है। हमारी जो सेल हैं बॉडी की 60 ट्रिलियन सेल्स जो हैं, आप क्या बिलीव कर सकते हैं वो कितने तरह की प्रोटीन बनाना जानती हैं या कितनी तरह की प्रोटीन को रेगुलेट करती हैं? 40,000 तरह की प्रोटीन को रेगुलेट करती हैं और 1,00,000 तरह की नई प्रोटीन को बनाना जानती हैं। यानी कि 1,40,000 तरह की प्रोटीन हमारी बॉडी बनाती है। आपके बालों की जड़ों को यानी कि सेल को पता है कि उसे बायोटिन बनाना है। आपकी स्किन की सेल को पता है कि उसे कोलाजन बनाना है। और आपके आपके मसल्स की प्रोटीन को पता है कि उसको एक्टिन बनानी है। आपके इम्यून सिस्टम की सेल को पता है कि उसको एंटीबॉडीज़ बनानी है। समझ गए मेरी बात? अब सवाल उठता है कि जितनी भी हमारी इम्यून सेल है उसका भी 24/7 एक ही काम है कि वो प्रोटीन बनाए, और जितनी हमारी 23,000 जीन है उनका भी यही काम है कि वो प्रोटीन बनाने के लिए टर्न ऑन होती रहें, क्योंकि हमारी बॉडी मीन्स प्रोटीन। ये बिल्कुल बात ठीक है। अब सवाल उठता है कि इस प्रोटीन के लिए आपका ओवरऑल सोयल ठीक है या गलत है? मैं इसकी समझने की कोशिश करिएगा। जी। कोई भी रूल तब लगता है जब बाकी चीज़ें कांस्टेंट हों। एक इंग्लिश में मैं एक चीज़ पढ़ाता हूँ, उसका मीनिंग होता है कि एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। इसका मीनिंग यह है कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं रेड लाइट पर, और आप ये मानते हैं कि मेरी लाइट ग्रीन हो गई है और मुझे तेज से गाड़ी निकालनी है क्योंकि एक्सीडेंट नहीं होगा। ये तब मान रहे हैं जब आप ये मान लें कि ये कांस्टेंट फैक्टर है कि रेड लाइट पर जो खड़े हैं वो ना चलें। अगर वो भी चल पड़े और ये कांस्टेंट फैक्टर टूट जाए और ये वेरिएबल बन जाए तो अब तो एक्सीडेंट होगा ना। तो जब आप एक वर्ड को लेते हैं ना फिजिकल बॉडी आई मीन ह्यूमन बॉडी के साथ कि ऐसा करने से ऐसा होगा,
तो ये बिल्कुल बिल्कुल ही गलत आपकी इंटरप्रिटेशन है कि प्रोटीन खाने से वो प्रोटीन आपकी बॉडी में लगेगी। अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि ये पहली तो बात, मैं प्रोटीन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैं आपके कुछ एक मिथ के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि अगर हम प्रोटीन इतनी खा रहे हैं और जिम में जा रहे हैं, मैं बहुत सारे जिम गोइंग को देख रहा हूँ, वो प्रोटीन वहाँ पर भी पीते रहते हैं, हमें भी दिखा दिखा के शेक पीते हैं। कई बार मुझे बताते हैं कि तुम तो लेते ही नहीं हो, यहाँ पर ऐसे लिया करो वैसे लिया करो, नहीं तो ये पतला पड़ जाएगा या मोटा हो जाएगा, जो भी स्किन जो भी कहते हैं। एनीवे वो अपनी जानकारी के अनुसार ठीक दे रहे हैं। फिर मैं उनसे एक बात कहता हूँ, यार तुम्हारे बाल क्यों उड़ गए? इसका मतलब है कि आपकी बालों की जड़ों को जब प्रोटीन इतनी मिल रही तो उन्होंने बायोटिन में इसे कन्वर्ट क्यों नहीं किया? ये तो वही वाली बात है अभिषेक कि अगर मेरी रीढ़ की हड्डी मेरी पैर की हड्डी टूट गई तो मैं फेविकोल पीना शुरू कर दूं? जी। या फिर आप ये कहें कि अगर मुझे कैल्शियम खाने से हड्डियां मजबूत होगी, तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। अगर मैं सभी किताबें आपके सामने रख दूं तो आज ही रख दूंगा। याद रखिएगा, आपको कैल्शियम आपकी हड्डियों तक पहुंचाने के लिए कभी आपको बताया गया कि K2 नाम की विटामिन भी आपको चाहिए जो आपके पेट में बनेगी? अगर K2 विटामिन नहीं बन रही है तो ये हड्डी कभी, ये कैल्शियम कभी भी आपका दांत तक नहीं जाएगा और आपकी हड्डियों तक नहीं जाएगा, चाहे वो आप किसी भी दूध से ले लो या किसी भी न्यूट्रिएंट से ले लो। जब तक आप विटामिन K2 को नहीं लेंगे तो K2 बेसिकली एक मैसेंजर है जो हाथ पकड़कर कैल्शियम का आपकी हड्डियों तक देता है। अगर वो हड्डियों में नहीं जाएगा तो कैल्शियम कहाँ जाएगा? मैं बता रहा हूँ, आपकी आर्टरीज में जाएगा और आपको हार्ट अटैक ब्लॉक करेगा। कर देगा। ओके। और इसीलिए आप देखिएगा जब भी हार्ट अटैक पड़ता है, डॉक्टर से पूछेगा, आपके कई फ्रेंड हैं जी। कि डॉक्टर साहब आप जब भी हार्ट अटैक पड़ता है तो आप सबसे पहले क्या दवाई लिखते हो? कहता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि आपके बायो कार्बोनेट इतने भरे पड़े हैं आपके पास, उनको बंद करना है मुझे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम खा रहे हो वो वहीं लगेगा। ये तो वही वाली बात है कि मेरे घर की दीवार टूटी हुई है तो मुझे अभी सीमेंट चाहिए ना, और ईंटें चाहिए, और एक मिस्त्री चाहिए, और वो तीनों चीज़ हैं, लेकिन मेरा सीमेंट और मेरा जो सैंड है वो पीछे पड़ा हुआ है और वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, तो दीवार कहाँ ठीक हो गई? आपके बैकयार्ड में सीमेंट पड़ा है डजंट मीन कि इससे दीवार आपकी मजबूत हो गई। पहली चीज समझने की कोशिश करिएगा, जो प्रोटीन आप खा रहे हैं, क्या डू यू नो कि उसको कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए? अधिकांश लोग अपने गट को कहां से खराब कर रहे हैं? अगर आप मेरी बात को सुनना चाहेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। पहली बीमारी क्या हो रही है आपको? बीमारी ये हो रही है कि जितना प्रोटीन हम खा रहे हैं, ठीक है ना, जितना प्रोटीन हम खा रहे हैं, उस प्रोटीन के लिए जो हमें सोयल चाहिए, जो हमें जमीन चाहिए, वो है हमारे गट बैक्टीरिया। वो नहीं है जो पहले थे। वो जीन अब हमारे पास, वो जीन वही है पर टर्न ऑन उस तरह से नहीं हो रही है। याद रखिएगा, आपकी 23,000 जीन है। अगर मुझे थोड़ा सा समय दें हाँ, तो मैं बिल्कुल समझा बिल्कुल दूंगा सर, बिल्कुल जीन को बिल्कुल सबको। बिल्कुल। हमारे पास 23,000 जीन है और एक वर्म के पास, एक कीड़े के पास 24,000 जीन है। आपके गांव में 25,000 जीन्स हैं और आप 23,000 जीन से कैसे काम चला रहे हो? कभी आपने सोचा? पता है 23,000 जीन्स नहीं है, ये तो आपकी बॉडी में पाई गई है 2000 में, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ, जहां पर बड़ी उम्मीदें थी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस जब खुलेगा और हमारे जीन को एक एक को डिकोड किया जाएगा तो सारी बीमारियां ठीक हो गई। इट वॉज ए बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन फॉर द मेडिकल साइंस के कुछ भी नहीं मिला, और जो मिला वो ये था कि 23,000 जीन्स कुल हैं, जबकि उन्होंने सोचा था कि 1-1.5 लाख से ज़्यादा ऊपर मिलेंगी, क्योंकि हम इतने प्रोटीन बना रहे हैं। तो पता चला है कि जो जीन 23,000 हैं वो इस तरह से काम करती हैं कि उनके पीछे 2 to 4.4 मिलियन जीन्स हमारे पेट में हैं, जिनको हम गट बैक्टीरिया कहते हैं, और उसका नाम है माइक्रोबायोम। वो है जीनोम, ONEOME। जी जी जी। और ये जीन, ये जो आपके गट बैक्टीरिया की जो जीन है, यह एक नेग्लेक्टेड पार्ट है, और ये आपकी उस जीन को प्रभावित करती है कि किसको टर्न ऑन होना है, किसको टर्न ऑफ होना है। मैं प्रोटीन की बात को रोककर आप अपने दर्शकों के लिए एक बहुत ही विशेष चीज देना चाहता हूं, ताकि उन्हें यह समझ में आ जाए कि कई बार आप ये कहते हैं कि ये बीमारी जेनेटिक है। आप समझिए कि 98% बीमारी जेनेटिक नहीं है। इपिजेनेटिक्स ये तय कर चुकी है कि जो माहौल आपके गट का और ब्रेन का होगा, माइंड का होगा, वह माहौल के अनुसार आपकी जीन काम करेगी। जीन एक व्हाइट बोर्ड की तरह है जो एक क्लास में लगा हुआ है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, मैथमेटिक्स का टीचर आता है, उसमें मैथ्स लिखकर चला जाता है, बच्चे मैथमेटिक्स लर्न कर लेते हैं, वो चला जाता है। अब केमिस्ट्री वाला आता है और वो केमिस्ट्री लिखकर चला जाता है। यानी कि व्हाइट बोर्ड वही है पर एक्सप्रेशन अलग है। यस और नो? मैं आज आपको एक चीज दे रहा हूं, आप चौंक जाएंगे।
हमारे पास एक बीमारी है जो बहुत ही खतरनाक है, कई बार जानलेवा भी हो जाती है, उसके कॉम्प्लिकेशन। उसका नाम है सेलियक डिजीज। सेलियक, CELIAC। सेलियक डिजीज का मतलब होता है कि जिन लोगों को ग्लूटन, गेहूं की एलर्जी होती है, और इतनी होती है कि उनके, अगर उन्होंने गलती से खा लिया ग्लूटन किसी भी फॉर्म में, तो उनके हाथों से सख्त किया जाता है उसको किसी तरह से मशीनों से कि भाई निकालो इसको, नहीं तो वो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, ब्रेन पर एक, या उनका इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर सकता है, इतना एलर्जिक हो सकता है कि जानलेवा हो सकता है, उनका वेट बहुत कम हो सकता है, उनका मूड खराब रह सकता है, डिप्रेशन में वो जा सकते हैं। ऑटो इम्यून बड़ा कॉमन है उसके साथ। पता है, उस बीमारी को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास एक जीन का होना जरूरी है। ओके। जिन लोगों को ये जीन होगी और वो गेहूं खाएंगे तो सेलियक डिजीज होगी। यहां तक क्लियर है? लेकिन अब चौंकाने वाली बात समझिएगा, और ये राहत की बात होगी हमारे सब दर्शकों के लिए। और जो चीज मैं बता रहा हूं वह कहीं कहीं भी कंफर्म कर सकते हैं, अभी भी आप गूगल पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। किताबें मैं आपको 50-100 लिखवा सकता हूं अभी, जिनको मैं पढ़ चुका हूं। याद रखिएगा, अमेरिका में 35% लोगों के पास ये जीन अवेलेबल है, लेकिन जब वो गेहूं भी खाते हैं तो सेलियक नाम की डिजीज सिर्फ 1% लोगों को ही होती है, जबकि उनके पास जीन भी है और जबकि वो गेहूं भी खा रहे हैं। तो दोनों, अगर आप ये कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना मेरे में कि मैथमेटिक्स के, आप ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना? याद रखिएगा, सिर्फ 1% लोगों को वो डिजीज हो रही है, 34% को नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो जो जीन है जिसको एक्टिवेट होकर ये सेलियक डिजीज पैदा करनी थी, वह सिर्फ तभी टर्न ऑन होगी जब हमारे पास गट में बैड बैक्टीरिया होंगे ज्यादा और गुड बैक्टीरिया कम होंगे। अगर गुड बैक्टीरिया ज्यादा हुए, जिसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं, तो वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगी, क्योंकि इनकी जो जीन है उसे डोमिनेट या उसको रीडायरेक्ट करेगी कि तुम चुप बैठो। क्या आप जानते हैं कि रेड मीट को खाने से ये हार्ट के लिए गलत है? एक सेंटेंस दे दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। गड़बड़ ये होगी, मैं उसका, अब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं फेवर कर रहा हूं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। बेसिकली हम सब इंफॉर्मेशन अपनी सेहत के लिए एक फेस वैल्यू पर ले रहे हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा है कि अगर इफ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर देन यू आर ए फूल, क्योंकि आपको इंडस्ट्री और आपको मेडिकल साइंस जो वो आपने कमाया है अगली जनरेशन का आपसे लेकर चले जाएंगे। उस दिन से मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया और इसके लॉजिक को ढूंढा। कमाल की बात है ये कि अगर रेड मीट से हार्ट खराब होता है, यह एक सेंटेंस है, तो मैं इसको पूरी तरह से मना कर रहा हूं। रेड मीट से उन लोगों का हार्ट खराब होगा जो इसमें आपको एंडोटॉक्सिन्स जा रहे हैं या इनको बेकार की चीज़ें जा रही हैं, जिनके पास गुड बैक्टीरिया की कमी है। अगर आपके पास गुड बैक्टीरिया हैं तो आपका हार्ट बचा रहेगा। कमाल की बात यह है कि कई बार आप ये कहते हैं कि सर मैंने कैलोरी कम कर ली है फिर भी मेरा मोटापा नहीं जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी खाने में 100 कैलोरी को खा रहे हैं, आपके पास एक बैड बैक्टीरिया, उसका नाम है फर्मीक्यूट, FERMICUTE। क्यूट लग रहा है, बाद में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्यारा सा होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। यह आपकी 100 कैलोरी में से निकाल कर ही देगा आपको 110 कैलोरी, और आपका एक साल में 3 किलो वेट बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास फर्मीक्यूट कम है और उसकी जगह बिफिडोबैक्टीरियम ज्यादा है, तो वो आपके खाने में से 100 कैलोरी में से देंगे ही आपको 90 कैलोरी। यू विल रिमेन स्लिम। तो इसका मतलब है कि जो आप खा रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी सोयल क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है। ये तो वही वाली बात है कि एक बॉल आएगी तो सचिन तेंदुलकर छक्का मार देगा, बिल्कुल मारेगा, लेकिन सवाल यह है कि पिच पर पानी तो नहीं भरा हुआ है। यस। पिच को आप क्यों नेग्लेक्ट कर रहे, कॉन्टेक्स्ट को कैसे बदल कर रहे हैं। जी। अब रही बात प्रोटीन की, मैं आज आपको एक बहुत खास बात बता रहा हूं। अगर आप में से कोई भी खा रहा है ना, बिल्कुल खाइए, अपने डॉक्टर की भी मानिए, ठीक है ना। लेकिन जो 1 ग्राम पर बॉडी वेट है, पर किलोग्राम बॉडी वेट है, ये बहुत जल्दी बदलने वाली है, क्योंकि ये बढ़ने वाली है। क्योंकि ये बढ़ने वाली है, उसका रीजन मैं इसके बाद बता दूंगा। लेकिन अगर आप एक किताब को पढ़ें जिसका नाम है अनलिमिटेड पावर, जो मैंने 93 में पढ़ी थी, उसे दोबारा पढ़ा मैंने, तो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। उसके मैं मुझे जब कहा गया कि टोनी रॉबिन्स वाली आप किताब, एग्जैक्टली, दूध छोड़ दो, तो उसमें एक टॉपिक है एनर्जी, कि आपकी बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है या आप जीवन भर कैसे एनर्जेटिक रह सकते हैं।
तो आपने देखा होगा कि वो 12 घंटे नाचता है। हाँ, हाँ, वो तो मैं बिल्कुल उसका नॉन स्टॉप एनर्जी। सिंगापुर में प्रोग्राम करने गया था, तो वो 12 घंटे तक नाचा था। यानी कि 12 बजे आया था और रात के 12 बजे जब उसने अपना वो फायर वॉक कराया था हम सबको। वो विद डेस्टिनी वाला प्रोग्राम आप कह रहे हैं? एग्जैक्टली, जी। यूपीडब्ल्यू जी, है जी, जी, शायद जी, उसका, जी, जी, जी। अनलीज द पावर विद इन। और वो कुछ लैक्स का होता है सर, वो तो कोर्स काफ़ी। लेक्स का ही होता है जी, और जी, वो जी, जी। करीब 20,000 लोग होते हैं उसकी वर्कशॉप में। जी, 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 जी। ठीक है। तो उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें एक चैप्टर है एनर्जी। एनर्जी में एक चैप्टर है मिल्क एंड प्रोटीन के ऊपर। तो उसमें प्रोटीन के लिए उन्होंने कहा है कि जो जिसका सबसे ज़्यादा रिसर्च प्रोटीन के ऊपर डॉक्टर की हुई है, उस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, वो 1 ग्राम नहीं है। उनका ये मानना है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली चीज़ों के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार वह अडाप्टेबल है, वह मैथमेटिक्स के ऊपर काम नहीं करती है। पहली तो बात यह है। प्रोटीन के बारे में ज़्यादा चिंता करना अनवारंटेड है, उसमें यह भी लिखा है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी बात मानें, ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन एक चीज़ मैं सबसे कहूँगा कि अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो कृपया अपनी एक बड़ी बीमारी से बच जाना। वो बीमारी ये है कि अगर आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना नहीं निकल रहा है जितना उस प्रोटीन को पचाने के लिए चाहिए, आपका कार्बो मुंह से पचता है, यहीं से शुरू हो जाता है। आपका प्रोटीन वेट करता है कि वो पेट में जाए। अगर आप ना तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, ना ही आप उसी स्ट्रेस लेस माहौल में हैं माइंड के, आप तनाव में जी रहे हैं, ठीक है ना, आप चारों तरफ से आपने एंग्जाइटी पाल रखी है, तो उस समय 20 साल के बाद आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर साल 1% के साथ नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है आपके पेट में और आप प्रोटीन बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो मीट से खाएं, चाहे वो कैसीन वे से खाएं, चाहे वो दूसरी चीज़ें से खाएं, तो याद रखिएगा वह जो प्रोटीन है वो इट विल रिमेन अनडाइजेस्टेड, क्योंकि उतना उसको वो अम्ल या एसिड नहीं मिला है, और वो छोटी आंत में जाकर फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पर वह फंगल ओवरग्रोथ में बदल जाएगा, यानी कि फंगस में वो बदल जाएगा। ओके। जितना आप सोच रहे थे कि प्रोटीन आपकी बॉडी में जा रहा है, वो वहाँ नहीं जा रहा, बल्कि वो फंगस बन फंगस चुका बन है, रहा है। और इस बीमारी का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ, जो हर इंडियन को हो चुका है, ऑलमोस्ट हर इंडियन को, इवन बच्चों को भी। इसकी दूसरी बीमारी ये है, अगर आप समझ लें, कि जब आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया की कमी पड़ जाती है, क्योंकि आप शुगर खा रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं, आप बियर ले रहे हैं, आप आइसक्रीम में जो इमल्सीफायर्स उन्हें खा रहे हैं, आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, आप पेन किलर खा रहे हैं, आप स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, ठीक है ना, और क्या मैं बताऊं, आई मीन आप गुटखा चबा रहे हैं, ठीक है ना, आप शुगर रिफाइंड खा रहे हैं, आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं। इससे हमारे जो गट के बैक्टीरिया, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि आपके दादाजी ठीक रहा करते थे, पता है वो कितना फाइबर खाया करते थे? 150 ग्राम। आप और आपके बच्चे कितने खा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, लेस देन 14 ग्राम। यू आर फाइबर स्टार्व्ड पीपल। आप बीमार नहीं हैं, आप इस फाइबर स्टार्व्ड हैं। तो दूसरी बीमारी सीफो के साथ ये है, अभिषेक, कि जब हमारे गुड बैक्टीरिया कम रह जाएं और बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाए, तो इस बीमारी का नाम है डिसबायोसिस। सिम्बियोसिस था जी, जी, जी। कि गुड बैक्टीरिया ज़्यादा थे, डिसबायोसिस। बैड बैक्टीरिया कम थे। अब ये डिसबायोसिस हो गया, और ये बैड बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं छोटी आंत में सीफो के साथ, और इसका नाम दिया गया सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये है दो बीमारी जिसको आप कह रहे हैं ना कॉन्स्टिपेशन है, जी, जी, जी। या आईबीएस है, वो लक्षण है भाई, वो बीमारी नहीं है, वो लक्षण है। आप लक्षणों के ऊपर काम कर रहे हैं, बीमारी का आपको पता नहीं। ये मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी इंडियन को कह रहा हूं, और मुझे इस बार मेरी टोन भी ऊंची जा रही है, क्योंकि इस बार पे मैं आई फील एंग्री कि यार लक्षणों को ठीक कर रहे हो आप। मान लेते मेरी रसोई में रोजाना आग लगती है, और मैं रोजाना फोन करके एक फायर टेंडर को बुला लेता हूं, वो बुझा के चले जाते हैं, अगले दिन फिर लग जाती है। मेरा घर अस्त व्यस्त, मेरा काम छूट गया। भाई एक बार आग को बुझा दिया आपने, लेकिन अब आप इस लर्निंग को जनरेट क्यों नहीं कर रहे कि आखिर हुआ क्या? तो देखेंगे वहां छेद हो रहा मेरे पाइप में, तो पाइप को ठीक करो ना। तो आप क्या कर रहे हैं कि रोजाना कॉन्स्टिपेशन को, स्टूल को जबरदस्ती वहां से हटाकर बाहर निकाल रहे हो। वह तो उसकी नेचुरल प्रक्रिया है। आप नेचुरल प्रक्रिया में कैसे आप दखल दे सकते हैं किसी चूर्ण के द्वारा? ये तो वही वाली बात है कि आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, तो आप उसे मोल्ड में डालकर, सांचे में डालकर खींचोगे क्या? यही काम आप अपनी आंतों के साथ खेल रहे हैं। याद रखिएगा, ये सीफो और सीबो सबसे बड़ी बीमारी है। और जब ये सीबो, इन बैक्टीरिया की जो स्किन है ना,
इन बैक्टीरिया का जो बाई प्रोडक्ट है ना, उसे कहते हैं एलपीएस, लाइपोपॉलीसेकेराइड। और ये जब एलपीएस आपके ब्लड में जाते हैं, ये जहां भी जाते हैं वहीं तबाही मचाते हैं। अगर ये आपके आंखों पर चले गए तो कैटरेक्ट करेंगे, आपके लीवर पर चले गए तो लीवर खराब, आपके घुटनों पर चले गए तो घुटनों में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, आपके बालों में चले गए तो उसको खराब। सवाल है कि आपने इसके बारे में पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा, बस आपने एक सेंटेंस ले लिया, हमें पर बॉडी गिरा। ये तो वो वाली बात है कि भाई मानो बॉडी आपकी मैथमेटिक्स को फॉलो कर रही है, बॉडी मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करती। आपके लिए उड़द की दाल अच्छी हो सकती है, मुझे गैस बनाती हो, लेकिन डाइटिशियन क्या कहेगा? आपकी उड़द की दाल में इतना प्रोटीन है, यह आपके लिए जरूरी है। ठीक है भाई, सब जरूरी है, लेकिन इसने तो मुझे गैस बना दी, इसने तो मेरा सीबो बढ़ा दिया, इसने तो मेरे सीफो को बढ़ा दिया। सीफो बढ़ते ही मेरी बॉडी में और ज़्यादा और आप कह रहे कि आपको पता नहीं सर। याद रखिएगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, या सिर्फ सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। आपको अगर यंग रहना है ना, और आपको पैसे को बचा कर रखना और अगली जनरेशन को देना, तो अच्छी किताबों को और अच्छे डॉक्टर्स की किताबों को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जो चीज़ें इवॉल्व हो चुकी हैं वो आप तक नहीं आ रही हैं। जिन चीज़ों का पता हो चुका है वो आप एक एक्सपर्ट हैं फाइनेंस के किसी एक एरिया में, भाई साहब जो चीज़ तुम जानते हो मैं थोड़ा जानता हूँ। मैं किसी चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, मैं किसी एनएलपी की उन चीज़ों को मैं रिलेट करवा देता हूँ कि इस आदमी ने ये बिहेवियर क्यों करा। जब मैं जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, हमारे फ्रेंड का ये स्टूडियो है, उन्होंने मुझे एक लड़की का रेफरेंस दिया कि उनको एक बड़ी डिजीज़ है, और जैसे ही मैंने उस लड़की से बात करनी चाहिए तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया उन्हीं के सामने। फिर उन्होंने समझाया कि नहीं नहीं, जैसे ही मैंने उनसे कहा कि मेरी क्लास फ्री होगी आपके लिए, 3 क्लास फ्री होंगी, इन द वेरी फर्स्ट क्लास शी विड्रू, जहां ब्रेक थ्रू मैं देने वाला था उसको। मैं एंड अगर वो लड़की इस प्रोग्राम को देखेगी, क्योंकि वो देखेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे किया कि सर मुझे रिकॉर्डिंग दे दो उसकी। मैंने कहा नहीं, आपको नहीं मिलेगी, सबको मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। बिकॉज नंबर एक तो पहली तो बात ये, हमारे पास ये कल्चर नहीं है कि आप इतने कैजुअल हो सकते हैं। उन्होंने कहा सर आई गोट lot of vomiting and lot of high fever when I started exercising, following your exercise। मेरा अगला सवाल सुनिएगा। मैंने कहा यही मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था। इवन आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि आज मैं ठीक हो सकता हूं, लेकिन वो ठीक नहीं होना चाहता कहीं ना कहीं, बैरियर, एंड इट इज इमीडिएटली रिएक्टिंग दिस वे। जीवन में कई बार हम सुखी नहीं रहना चाहते, जैसे हम सुख का पल आता है हम रूठ जाते हैं ताकि वो अपॉर्चुनिटी निकल जाए। आप जो ये बात कह रहे हैं ना, आज सुबह ही मेरे एक फ्रेंड के साथ भी यही चीज़ हुई है, और मैं वही सोच रहा था बार बार क्यों होता है। थोड़ा सा अगर हल्का सा मैं आपको कंटेस्ट देता हूँ ताकि आपको मैं बताऊँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी वो कुछ एक काम करने जाती हैं कुछ एक्साइटमेंट में, फिर उसके बाद ना वो बहुत सोच सोच के जाती हैं कि अगर ये हुआ तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो, और पता नहीं क्या होता उनके साथ, हर बार उल्टा होता है। और उसके बाद ये एक बार नहीं, ये 6ठी बार हो गया है कि हमेशा मैं उनको कहता हूँ कि कुछ नहीं, हमारे साथ चलो नेचर में घूम आएंगे, 3 दिन रहोगे नेचर में तो सही हो जाओगे, लेकिन वो हर बार उस प्लान को फिर कैंसिल कर देते हैं जब भी इस प्रोसेस में जाती हैं। तो मैं यही सोच रहा था ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आई थिंक अभी मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ जो आप चीज़ कह रहे हैं रिजेक्ट वाला, शायद उन्होंने ये एक्सेप्ट ही कर लिया उनके माइंड से कि यार मैं तो जब भी कुछ इस तरह से करने नहीं, माइंड को आपने प्रोग्राम कर लिया कि आई नीड ओनली मिजरीज इन माई लाइफ। तो जैसे ही आपको मिजरीज के बाहर का स्वर्ग मिलेगा तो आप कहेंगे इट्स नॉट माई वर्ल्ड, आई बिलोंग टू नर्क। याद रखिएगा, पीपल लव देयर मिजरीज, देयर मिजरी बिकम देयर पोजेशन, देयर टॉय। अगर ये नहीं है तो फिर मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हम जीवन में अपने नर्क को बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, और उसके साथ मैं जब अगर बिलोंग करूंगा और आप एकदम से कहेंगे राम सर मैं निकाल रहा हूँ ना आपको, मेरे साथ आओ, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, फिर मैं कहूँगा उस वर्ल्ड को मैं बिलोंग ही नहीं करता, मेरे इसका क्या होगा जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। सो आई स्टार्टेड लविंग माई वर्ल्ड, हेल। एंड वो उस दिन याद रखिएगा, उस दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, और कई बार रियल होगी, बिकॉज यू आर इन्वाइटिंग दैट मोमेंट। मैं भी हैरान हूँ, जो मैं केस देखता हूँ कहाँ से अचानक से उठ के इनका कुछ एक नया केस आ जाता है, मैं भी हैरान हो जाता हूँ ये कैसे हो रहा है। बिकॉज वो एक उस पल को बिलोंग ही नहीं कर रहे जिस पल को ने बिलोंग करना चाहिए। इसीलिए याद रखिएगा, मैं इसको कहता हूँ कि इमोशनल टाइम ट्रेवल करिए आप। ये एक वर्ड, एक टेक्निक है, और उसको पर्सन के लिए मैं बता सकता हूँ। उससे कहिएगा कि आप कंधे सीधे करके
इमेजिन करिए कि आपके सामने आई मीन एक गोल्डन हाईवे है, ये रेस्ट ऑफ योर लाइफ है, इसे दूर तक इनफाइनाइट देखो, इस पर सारी चीज़ों को, हर्डल्स को हटाओ। इमेजिन करो कि ये हाईवे पूरी तरह से गोल्डन कलर का, फुल ऑफ आई मीन एयर एंड आई मीन ब्राइटनेस है, लाइट के साथ है। इमेजिन करिए कि अब आप एक राजा की तरह, एक किंग की तरह, एक ओनर की तरह इसके ऊपर जा रहे हैं। और इमेजिन करिए कि अगर आज 2025 है तो 2026 के माइलस्टोन के ऊपर अपने सेलिब्रेशंस को देखिएगा, यहीं पर उनका एकदम से रिजेक्शन आ जाएगा। ऐसे थोड़ा ही होता है, अरे भाई तेरा जा तो कुछ नहीं रहा ना, तू एक मूवी भी तो देखता है ना जिसमें स्टूपिडिटी की तो इमेजिनेशन है, वो रियलिटी तो वो भी नहीं है ना, उसको तो तू देख रहा है उस अंधेरे में बैठकर। तू अपनी लाइफ को भी तो इमेजिन कर ले, यही तो क्वांटम कोलैप्सिंग ऑफ द एनर्जी है। लेकिन वो कहेगा नहीं मैं नहीं देखूंगा इसको, क्यों? बिकॉज आई डू नॉट बिलोंग इट टू इट। लेकिन अगर उससे कहो कि तू कंधे से देकर जीवन को एक बार इस गोल्डन हाईवे पर बना ले, 2027 में चला जा, 28 में चला जा, 30 में चला जा, लोगों की तालियां सुन, बढ़िया से इमीडिएटली इमेजिन करिए कि पीपल आर हगिंग यू, यू आर एंजॉइंग गुड, आई मीन यू आर बोर्डिंग गुड प्लेन्स। इमेजिन करिए कि आप उतर कर एक बड़ी रिजोर्ट में जा रहे हैं। भूल जाइए कि ये कैसे होगा। क्वांटम फिजिक्स में जब आप क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हैं, द फील्ड किताब को पढ़िएगा या क्वांटम फिजिक्स को पढ़िएगा, उसमें यही तो है कि हम एनर्जी को कैसे कोलैप्स करें। उनका पहला रूल है, डोंट थिंक कि ये कैसे होगा। मत सोचिए कि आप हाई स्कूल फेल हैं, मत सोचिए कि आपके पेरेंट्स गरीब थे या अमीर थे, मत सोचिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, मत सोचिए कि आप इस डेजर्ट आई मीन रेगिस्तान में रहते हैं। बस एक बार पिक्चर को बनाइए तो सही। एक मोमेंट आएगा कि जब ये पिक्चर आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में चले जाए। वन थिंग जो सबसे पहले आया था, इस पिक्चर के साथ इतना आप एसोसिएट आइडेंटिफाई कर जाओ कि आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि जब हम इन इमेजेस के साथ पूरी इमोशन के साथ जुड़ जाते हैं और एक पल आता है कि दिस मोमेंट एंड आई बिकम वन, यानी कि ये गोल और मैं फ्यूचर के मैं एक हो चुका हूं, तो उस समय ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपकी सारी सेंसेस को गाइड करने लगता है कि मैं बाहर निकलूंगा, हजारों चीज़ें मेरे सामने होंगी, एक बियर बार भी होगा, 2+2 हैप्पी आवर्स भी होंगे, एक पंगे के लिए पान की दुकान भी होगी, एक रेस्टोरेंट भी होगा बर्गर का। लेकिन पता है मैं इन चीज़ों को नहीं देखूंगा। सडनली मुझे एक एडवर्टीजमेंट दिखाई जाएगा, अभिषेक कर इज प्रेजेंटिंग ए वर्कशॉप, और यहाँ चलते हैं यार। ये क्यों दिखाई दिया, ये क्यों नहीं दिखाई दिया? पता है उस समय कौन देख रहा है? आप नहीं देख रहे हो, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है। उस समय मुझे एक फ़ोन आएगा, डू यू नो सर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ, मैं इसके साथ भी तो ओके कर सकता हूँ, कहाँ हूँ, यहाँ मिलते हैं चलो। लेकिन एक आवाज़ अंदर से भी तो आ सकती है, लेट अस डू समथिंग यूनिक। और एकदम से आपको एक चीज़ दिखाई देगी, एक बुक स्टोर, और वहाँ एक किताब दिखाई देगी, और किताब को आप खोलेंगे। द सेम थिंग हैपेंड विद मी। मैंने किताब खोलेंगे और उस पर एक लाइन लिखी है, सम इनविजिबल फोर्सेज हैव ब्रॉट दिस बुक इनटू योर हैंड। कुछ अदृश्य शक्तियों ने ये किताब तुम्हारे हाथ में रखी है। ये मेरे साथ हुआ है। लेकिन उससे पहले मेरे पास कई आवाज़ें थी, अरे यार आज दारू पियेंगे ना, अरे चलो यार रेस्टोरेंट में चलते हैं ना, अरे राम सर कुछ नहीं होता लाइफ में। एंड आई बोट अ गुड बुक कॉल्ड अवेकन द जायंट विद इन एंड इट चेंज द लाइफ। तो उसे कौन कर रहा था? उस समय हजार की चीजें मेरे पास आ रही थी, हजार चीजें दिखाई दे रही थी, वही किताब क्यों दिखाई दी? उस समय मेरे पास हजारों फीलिंग है, किसी के लिए मैं गुस्सा कर रहा हूं, मेरे पिताजी को ऐसा करना चाहिए था, मेरे भाई को ऐसे करना चाहिए था, माताजी को ऐसे करना चाहिए था, मेरा दोस्त इतना खराब है। लेकिन अचानक ये फीलिंग क्यों आ रही है कि लेट मी इन्वेस्ट आई मीन 400 रुपीज ऑन दिस बुक, जबकि मैंने 1500 रुपये घर चलाने के लिए किसी से उधार लिए थे और उसमें मैंने 400 रुपये की किताब खरीद ली। वाई, हु गेव मी दिस फीलिंग? याद रखिएगा, दैट इमोशन, अभाव नहीं था उस समय, भाव आ चुका था। ओके। अब मैं आप जब भी बता रहे हैं ना, मैं हर चीज़ को लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से मेरा फैमिली के साथ थोड़ा न्यूज़ीलैंड का प्लान चल रहा है। वहाँ से वो बात कर रहा हूँ, पता नहीं अचानक से रील्स भी मेरे जब खोल रहा हूँ वो दिख रही है। चलिए मैंने सोचा एल्गोरिदम ने पकड़ लिया होगा। अचानक से एक हमारे टीचर जैसे हैं, वो कॉल करके, अब पता नहीं शायद वही मैं समझ रहा हूँ, मैंने फोकस, उन्होंने बताया कि आप जब नेपाल जाएँगे तो एक नेपाल में इसको बोलते हैं, नेपाल का न्यूज़ीलैंड बोलते हैं, सॉरी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ अचानक से, फिर पता लगा मेरा बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, यार भाई मैं तो जा रहा हूँ उधर अपनी वाइफ के साथ। सो मैं वही, तो नाउ आई कैन कनेक्ट कि ये बेसिकली हो क्या रहा है याद उस रखिएगा, चीज़ आपका से। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव इन योर बॉडी ऑफ द यूनिवर्स। आपके ब्रह्मांड का जो रिप्रेजेंटेटिव है आपकी बॉडी में, उसको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। कभी गूगल करिएगा, मेडिकल साइंस से ये कहते हैं कि इट इज योर फोकस क्रिएटर,
जब आप कहते हैं ना फोकस बनाओ, यार ये वर्ड फेस वैल्यू पे मत लाओ। फोकस का मतलब होता है कि आप ऐसी प्रोग्रामिंग कर लो कि आपको सब 10 लोग ये कहें चलो टाइम वेस्ट करते हैं, उन एक्टिविटी में चलते हैं, लेकिन आपका फोकस अंदर से ये आवाज़ आपको सुनाई ना दे, ना उसकी फीलिंग आए, क्योंकि फीलिंग इज़ द एनर्जी। समझ गए मेरी बात? तो ये भाव है। इसीलिए मेरे एक मेंटोर कहा करते थे कि जीवन में याद रखना, ये जो पढ़ाया जा रहा है ना चारों तरफ कि गोल की तरफ पहुंचिए, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। जब भी आप गोल के लिए मेहनत करेंगे आप एक दिन थक जाएंगे। मैं कहना ये आप क्या कह रहे हो? फिर क्या करें? उन्होंने कहा इसका एक तरीका होता है, गोल को इतना खूबसूरत अट्रैक्टिव बना लो और उसके साथ इस तरह से एसोसिएट हो जाओ कि ये गोल आपको अपनी तरफ खींचे। जितना आप ज़्यादा मेहनत करो उतना ही आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करो। जितनी जल्दी सुबह उठो उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करो। ये नहीं कि तुम्हारे बॉस को 4 बार फ़ोन करना पड़ रहा, सर कल से उठूंगा, इसका मतलब आप प्रयास कर रहे हैं। जीवन में जब भी आप गोल के लिए प्रयास करेंगे किस दिन थक जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप गोल के लिए फ्लो में आ गए तो फिर प्रयास रहित होगी। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है बगैर प्रयास के होता है, एक फूल खिलता है तो बगैर प्रयास के खिलता है। कभी किसी फूल को आपने झगड़ते हुए नहीं देखा कि मैं खिलना चाहता हूं, हे भगवान मुझे खिलने दो, हे भगवान मुझे खिलने दो। कोई नहीं कहता भाई साहब, जीवन को भी समझे ही नहीं। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं जीवन में याद रखना, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड कॉम्पिटिशन, यू हैव योर ओन स्पेस। जिस दिन आप पैदा हुए थे आपके लिए उतना स्पेस एक्सपेंड हो चुका था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वांटम फिजिक्स पढ़िएगा। द मोमेंट हम किसी भी चीज को क्रिएट करते हैं तो इस यूनिवर्स में 0.00001% प्लस 99.5 बार नो, इस ये अनुपात बना रहता है। एक एटम के अंदर जब हम एक ऑब्जर्व करते हैं एक एटम को, एक इलेक्ट्रॉन को, तो वो मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसको हम कभी समझाऊंगा पूरी तरह से, ठीक है ना। लेकिन अगर वहाँ पर दूसरे आदमी ने भी ऑब्जर्व कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एटम की एनर्जी अपना शेप बढ़ा लेती है, अपनी जगह बढ़ा लेती है, ताकि वो जो बैलेंस बना रहे। अगर यहाँ जितनी बिल्डिंग बन गई है वो सारी मेरी भी हैं अगर, और आप यहाँ पर पैदा होते हैं और अपनी एक कल्पना करते हैं कि मैं इन गोल्स को पूरा करूँगा, द मोमेंट, उसी मोमेंट पर ये यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगता है आपका, आपके लिए। देयर इज नो कॉम्पिटिशन। आप अपनी अपनी लाइफ को बढ़िया करिए, मैं अपनी को कर रहा हूँ, ठीक है ना। कंपटीशन तब है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमने गलत समझा है, पढ़ाया ही नहीं जा रहा हमें। मान लेते हैं आपके पास 10 कारें हैं, वो आपकी अपनी हैं, प्यारी कारें हैं। एक मकान है आपके पास, 10 लाख रुपए हैं। अब मैं दूसरा आदमी हूँ इस यूनिवर्स में, मान लेते हैं एक आप थे, और मैं कह रहा हूँ आई एम अट्रैक्टिंग वन कार, आई एम अट्रैक्टिंग वन कार। तो मैं किसकी कार को अट्रैक्ट करूँ? आपकी, और वो आपकी है, तो आप रजिस्ट करेंगे देने में, यस और नो? तो इसका मतलब है कि जो दूसरों का क्रिएटेड है उसे अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कर सकता हूं कि मैं एक ऐसी चीज, स्किल को पैदा करूं कि मैं आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को एक खूबसूरत लाइफ को दूं, और आप एकदम से कहने लगे राम सर आई नीड दिस स्किल फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई फैमिली, फॉर माई चिल्ड्रन। कितनी फीस है? मैं कहूँगा 5 कार। कहता ले लो, मैं तो और 5 खरीद लूँगा। नाउ इट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। when I am adding value in your life and I am attracting your money or your resources towards me, because आप उस resources से जो मैंने लिए हैं उनसे आप कई गुना और आगे बढ़ोगे। याद रखिएगा, इसीलिए लिमिटेड चीज़ों को हमें भाव नहीं रखने हैं, उनके लिए उनको नहीं करना है, बल्कि हम अपना क्रिएट करना है। तो वर्ल्ड बिलोंग्स टू द क्रिएटर्स, नॉट द कंज्यूमर्स। वाह। तो मुझे अपनी कार को क्रिएट करना है। जैसे ही वो क्रिएशन यहाँ पर आ जाए, उसके साथ भाव आ जाएगा और मैं उस गोल के साथ एक रूपता में आ जाऊँगा। मैंने आपसे बताया था ना कि मैं रोज़ाना 3 से 4 घंटे जी। नोट्स बनाता हूँ, इसका मतलब उससे ज़्यादा पढ़ता हूँ। सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, और कोई रात ऐसी नहीं हो सकती एक ट्रेनर की लाइफ में जिसके करीब 30,000 लोगों के पास जिसके फ़ोन नंबर हों, कि वो रात के 12-1 बजे से पहले सो जाए। इतनी 12 बजे के बाद मैं सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन दिन में मेरी बॉडी और मेरा माइंड जान लेता है कि अब ये 1 घंटे के लिए कोई कॉल नहीं आएगी, या आएगी तो वो यूज़लेस आएगी, क्योंकि मैंने जितनी कॉल आनी थी वो आ चुकी हैं, और मैं एक बढ़िया नैप ले लेता हूँ और रिचार्ज कर लेता हूँ। दिस इज़ माई इनर अलाइनमेंट। और मैं अपने भावों को नहीं मरने देता।
चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे वो पैसे का है, चाहे वो रिश्तों का है, चाहे बढ़िया लाइफ का है। वाह, वाह। सर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, हम 2 पार्ट कर लेते हैं, इसको इधर एक वो कर लेते हैं, तो मैं एक हुकअप दे देता हूँ, चलेगा ना सर? चलेगा। तो मजा सर आ रहा है आपको? मज़ा तो आ रहा है सर, तभी वो कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे दरखास्त करूँगा एक छोटी सी फीस देने के लिए। आप लोग कमेंट्स में पार्ट 2 और लाइक दीजिए, ताकि हम एक और पार्ट करें। मैं अभी आपके साथ शूट करूँगा, लेकिन रिलीज़ तब करूँगा जब इस पे एटलीस्ट 20,000 लाइक्स आ जाएंगे, उसी के बाद होगा। तो सर अगर आप अनुमति देते हैं तो मैं इस पार्ट को और एक कंटिन्यू करूँ सर, आई होप। पक्का, पक्का। मैं ये मानता हूँ कि शायद हमारे किसी व्यूअर ने इसे मैनिफेस्ट किया है, इस मोमेंट को भी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो गाइज़ मेक श्योर आप ये टारगेट पूरा कीजिए, तब जाके आपको फटाफट पार्ट 2 मिलेगा। मिलते हैं पार्ट 2 में।